students, welcome to BioLibrary. Today's topic of discussion is what are the odds of you clearing DBT JRF? See, DBT JRF की जो number of seats है ना, they are very less as compared to your CSIR JRF. तो comparison जो मैं करना चाहती हूँ that is आपको point of view रख के एंड आपकी जर्नी को पॉइंट ऑफ व्यू रख के आई ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन CSIR और DBT किससे आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए एज टू विच एग्जाम यू शुड टारगेट अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. तो सबसे पहले चलते हैं कि वाई आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो, है ना. मतलब ऐसा क्यों ही सोच रहा कि किसी एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं एंड हम पहले ही डिस्करेज हो जाए. तो पहली चीज़ तो डिस्करेज करने के लिए, इट इज द मोटो ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू डिस्करेज यू, नॉट एट ऑल, बट टू टेल you that you should analyze your level of preparation and the kind of concepts you have according to your personality, right? तो DBT में ना बहुत ज़्यादा overlapping भी है with respect to your CSI syllabus. If you'll try to superimpose the two syllabuses, you'll get to see कि यार biochemistry आ रही है, cell biology आ रही है, plant physiology is there, molecular genetics is there, molecular techniques are there, and animal biotech में there is Huntington disease which we read in like molecular biology. तो बहुत कुछ तो है, बट क्या रियल में ये बहुत कुछ इज इनफ फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम एज टू DBT JRF? ठीक है, इफ योर टारगेट इज टू गेट JRF एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, तो आई थिंक आईज तो सिर्फ JRF पे होंगी, कैटेगरी 2 लेके आप क्या करोगे, राइट? तो व्हाट आई सी DBT एज इज मोर लाइक अ गैम्बल. ठीक है, तो DBT में ना द चांसेस ऑफ यू क्लियरिंग द एग्जाम आर वेरी लेस. वाई एम आई सेइंग दिस? ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, बट इफ़ यू कंपेयर इट विद CSI, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है. एंड ऑल्सो जो पैटर्न है, जैसे CSIR में यू गेट टू सी सर्टेन यूनिट्स इन विच यू कैन कन्फाइड योर सेल्फ, या फिर आपका इंटरेस्ट इतना होता है कि आप उन यूनिट्स की तरफ अगर बेंड दिखाते हो, देन डेफिनेटली आप उस सेफ साइड में, इफ़ आई कंसीडर जनरल कैटेगरी, तो आप 130 मार्क्स तक की यू कैन एटलीस्ट स्कोर, है ना. लेकिन अगर DBT की बात करें ना, तो 4 चीज़ें हैं, जैसे हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कर लें, एप्टीट्यूड कर लें, बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन कर लें, और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल एस्पेक्ट है वो अगर हम डील कर लें, एंड वी हैव गॉन लाइक वी हैव रेड दोज कॉन्सेप्ट्स एंड हाफ वे अहेड हो गए हैं हम, अगर हमारा वो पोर्शन 80% स्ट्रॉन्ग है, देन आई वुड से आपका DBT JRF निकालने का जो चांसेस है वो बहुत अच्छा बनता है. बट देन अगेन अगर हम आइज क्लोज कर लें एंड वी जस्ट फॉरगेट कि यार वहाँ मोलारिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि नोबडी विल आस्क यू इन CSIR JRF, और हम वो DBT के लिए एकदम ही नेग्लेक्ट कर दें. बिकॉज अगर आप समझो कि कोई स्टूडेंट जो कि PhD एनरोल कर चुका है एंड दैट स्टूडेंट इज गिविंग योर DBT JRF, अब यू विल बी लाइक कि क्यों देते हैं ना स्टूडेंट्स. सी, पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं. फॉर मेनी स्टूडेंट्स इट्स मोर लाइक कि लैब में बहुत सारी देयर इज अ मैथ विच गोज ऑन इन लेबोरेटरी, है ना, और बायो वालों को मैथ्स पसंद नहीं होती, तो बहुत बार बहुत सारी मैथमेटिक्स चल रही होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाता है जहां ही और शी हैज़ टू लुक फॉर अनदर फेलोशिप. तो वो स्टूडेंट्स भी उस एग्जाम में बैठेंगे. एंड जस्ट टू टेल यू कि आप लैब में सबसे पहले सॉल्यूशंस बनाना ही सीखते हो, या अपने प्रोजेक्ट के टाइम पे भी जब भी यू स्टार्ट वर्किंग इन अ लेबोरेटरी, तो आप मोलालिटी इज़ वेरी इजी फॉर दोज स्टूडेंट्स, एंड मेनी बायोटेक के कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इजी फॉर दोज स्टूडेंट्स. क्यों? दे हैव स्टार्टेड रीडिंग रिसर्च पेपर्स एंड उनने खुद को एक्लिमेटाइज कर दिया विद द एनवायरनमेंट ऑफ लैब, एंड मोर और लेस इफ दे आर वर्किंग इन बायोकेमिस्ट्री, इफ दे आर वर्किंग इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उन्हें ज़्यादा पता होगा. ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी आपके साथ बैठ रहे हैं DBT के एग्जाम में. नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी लेस, 325 टू 350 रेंज कर रही होंगी, 325 वैसे रेंज होती है. तो अगर उतने स्टूडेंट्स को लाइक DBT दे रहा है, तो वो एज कम्पेयर टू CSIR पहले तो बहुत कम है, और दूसरा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. तो यू नीड टू कैलकुलेट कि आप रियल में फिट हो या नहीं इस एग्जाम के लिए विद रिस्पेक्ट टू जो भी इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है. अब अगर और ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली बात की, तो आपका एप्टीट्यूड टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए. यू शुड वर्क ऑन डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, यू शुड वर्क ऑन स्पीड एंड टाइम क्वेश्चंस, यू शुड वर्क ऑन योर सीरीज वाले क्वेश्चन, यू शुड वर्क ऑन ट्राइंगल्स, कैलकुलेटिंग स्क्वायर्स, जिसको कि आप शायद, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं CSIR में जो पार्टी में 0 लेके आते हैं एंड स्टिल दे आर JRF, क्योंकि वहाँ तो आपको सेक्शन कट ऑफ है ही नहीं ना. एंड हियर you need to score well in your part A as well.
जहाँ आपके पास 50 क्वेश्चन है ना बच्चों, अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो, आई वुड से आप एक इधर 30 कर लो और उधर 40 कर लो, यूर इन अ सेफ साइड। बट अगर आप PYQs उठाओ और आप देखो कि आप 30 सही कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, तब आप इस एग्जाम को टारगेट करो। एज टू हर एग्जाम देना, उससे एक्सपेक्ट करना, उसके बाद उसमें फेल होना, फिर अपने आप को उठाना एंड फिर दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, बहुत ज़्यादा एनर्जी टेकिंग है, ठीक है। और इस प्रोसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत बार कॉन्फिडेंस इतना शैटर हो जाता है कि हो सकता है अप्रैल में आपके पास DBT है, आफ्टर जस्ट 1 मंथ का गैप, यानी कि मई के गैप के बाद यू विल हैव योर CSIR जून में, तो हो सकता है आप उस मई में अपने कॉन्फिडेंस को इतना बूस्टअप ही ना कर पाओ, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ उन स्टूडेंट से आई एम रिक्वेस्टिंग कि जिनको लग रहा है मेरा एप्टीट्यूड, मेरा बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस करना, मेरा बायोटेक्नोलॉजी में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल पार्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो आप DBT से एक्सपेक्ट मत करो कि वहाँ से आपको JRF मिलेगा। स्टार्ट वर्किंग वेरी हार्ड टूवर्ड CSIR, ठीक है। मतलब कोई भी एग्जाम पे एम करना, पता है कब हमारे लिए इजी होना चाहिए, जब हमारे पास एक बैकअप हो। बैकअप एज इन इफ यू क्वालिफाई CSIR, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो वंस दे क्वालिफाई वन ऑफ द फेलोशिप या वन ऑफ द नेशनल लेवल एग्जाम, देयर कॉन्फिडेंस गोज अप एंड उसके बाद चेन ऑफ एग्जाम्स निकलते हैं। सी सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस, यानी कि सक्सेस के बाद उसकी प्रोजेनी सक्सेस होती है बहुत बार, एंड फेलियर ब्रीड्स फेलियर, क्योंकि आप किससे सीखोगे, राइट। हाइंडसाइट में यू हैव योर ओन एक्सपीरियंसेस। अगर आप रीसेंट पास्ट में DBT में फेल होते हो तो यूल बी लाइक कि हो सकता है मैं CSIR में भी फेल हो जाऊँ, तो इट्स बेटर कि आप अपने ब्लाइंडर्स ऑन करके जस्ट फोकस ऑन CSIR JRF एग्जाम। नॉट टेलिंग इट टू एवरीबडी बट टू दो स्टूडेंट्स जिन्हें थोड़ा सा डाइसी लग रहा है मामला, जिन्हें लग रहा है कि यार इस 1 महीने में भी कवर नहीं हो पाएगा ना, हम जम्बल्ड अप, क्योंकि यार इस लेवल पे कोई नहीं समझा रहा है कि यार ये ना माइंड मैथ बहुत बुरी होती है। मैंने इस चक्कर में अपने बहुत सारे पेपर्स खराब किए हैं कि आपको एक टाइम पे मल्टीपल एग्जाम्स चाहिए लेकिन आपकी बैकिंग कुछ नहीं है। बैकिंग एज एन ऐसा नहीं है कि यू हैव वन ऑफ द फेलोशिप विद यू एंड अब आप अपनी प्रेपरेशन के लेवल को टेस्ट करने के लिए, या फिर इन केस आपके साथ लैब में कभी ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो जाए कि आपको फेलोशिप ट्रांसफर करानी पड़े या दूसरी एजेंसी की फेलोशिप चाहिए हो, आप उस केस में एग्जाम दे रहे होते हो। जब एक एग्जाम निकल जाता है माइंड का लेवल ही अलग होता है, आप बहुत फ्री होते हो एंड काइंड ऑफ हम कंप्लीटली पढ़ते हैं उस एग्जाम के लिए। और विद सेल्फ डाउट, विद सेल्फ एनालिसिस पढ़ना जब कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ टफ होता है। तो आई वुड से जिसका CSIR की तरफ बेंट है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत बड़ा सैम्पल साइज है, 13 यूनिट्स का एक अच्छा सैम्पल साइज है, जिससे कि मैक्सिमम बच्चा जो DBT का एग्जाम दे रहा है वो वेल लाइक नोन है कि अच्छा ये सिलेबस है। क्योंकि हम सबसे पहले वी डोंट टारगेट DBT, वी टारगेट CSIR, है ना। हम हमेशा CSIR टारगेट कर रहे होते हैं फॉर आवर फेलोशिप्स। कौन सा बच्चा होता है कि यार मैं मास्टर्स में गया मैं DBT टारगेट करूंगा, ऐसा नहीं होता। DBT भी लुक इट एट कि CSIR के लेवल की प्रिपरेशन हो गई है तो उस लेवल का ही एग्जाम होता है तो निकल जाएगा, ठीक है। तो इफ यू हैव टारगेटेड CSIR एंड आपके लिए बहुत क्रिटिकल है फेलोशिप पाना, तो आई वुड से डेफिनेटली CSIR की तरफ ही बेंट रखिए। डू नॉट ट्राई टू बाइफरकेट एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम DBT, ठीक है। क्योंकि जब फेलियर आएगा ना उसके बाद खुद को उठाना एंड टू प्रिपेयर अगेन फॉर CSIR बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए अभी से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाइए। आधी बैटल्स इधर पे हो जाती हैं तो आधी कैलकुलेशन करिए कि मेरा सक्सेस रेशियो, मेरा कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कहाँ ज़्यादा है। आई वुड से DBT में बहुत ज़्यादा सक्सेस रेशियो आपको नहीं है अगर सीट्स के मामले में देखा जाए, या फिर ऐसे बच्चों के मामले में देखा जाए जिनका मैथ साइड थोड़ा वीक है। क्लियर बोलो तो मैथ साइड जिनका बहुत वीक है और काम करने पे भी नहीं आ रहा है। बहुत बार होता है ना कुछ सब्जेक्ट्स में हमारी बुनियाद या फिर हमारे बेस ही इतने खराब होते हैं कि उस पर काम करने पे नहीं हो पाता, तो अगले महीने पेपर निकालना है तो पेपर भी नहीं निकल पाएगा। तो इट्स बेटर कि जिस तरफ लग रहा है कि आई कैन क्वालिफाई उस पर फोकस किया जाए, उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया जाए। अगेन नॉट स्लैमिंग एनी एग्जाम, नॉट मैंने खुद ने क्वालिफाई किए हैं तो मैं बुराई क्यों बोलूँगी, बट हाँ ये एक प्रॉब्लम है जो मैं एड्रेस करना चाहती थी एंड आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस लेवल पे ये समझना कि मुझे किस एग्जाम के लिए जाना है। एक बार आप फेलोशिप निकाल लो, यू आर फ्री। अपने पैसे से फॉर्म भरना, अपने पैसे से एग्जाम देना, एग्जाम निकालो नहीं निकालो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप खुद लेना, ठीक है। अभी जब पेरेंट्स के लिए या फिर फैमिली के लिए वो फेलोशिप क्रिटिकल है, आपको अर्न करना है या फिर आपको अपनी पढ़ाई फंड करनी है, तो सिर्फ उन एग्जाम्स पे ध्यान दो जो निकल सकते हैं, ठीक है। विद दिस थॉट थैंक यू एवरीबडी। आई होप कि आप, मैं सच में जिस इंटेंशन से इस वीडियो को बनाना चाहती थी, क्योंकि आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं, बट देन अगेन मी बीइंग मी तो मैंने बोल दिया, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब मुझे लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है।